ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हॉस्पिटल्स के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर। इवन मैंने कुछ हॉस्पिटल ऐसे देखे हैं जहाँ जो है वो इंतहाई गंदगी। औरंगी टाउन में इस वक्त कोई भी ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो 24 आवर्स अल्ट्रासाउंड सर्विसेज दे रहा हो। डॉक्टर की एनालिसिस रिपोर्ट इन टेस्ट पर डिपेंड करती है और अगर ये टेस्ट प्रिसाइज ना हो तो उसके नतीजे में लोगों की जान भी गई। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई अच्छा तासुर नहीं है। औरंगी टाउन में बहुत कम है, लेकिन हमें क्योंकि उसको प्रॉफिटेबली बनाना है, एक्सपेंसेस कवर करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ इंस्पिरेशन स्टेशन। और आज हम औरंगी टाउन 4 नंबर के आसपास मौजूद हैं और आज हमारी पॉडकास्ट होगी सफ़ीर हॉस्पिटल को लेकर, जो कि एक शानदार वेलफेयर हॉस्पिटल है और औरंगी टाउन में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफ़ीर वेलफेयर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मोहम्मद शहबाज। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? एंटर हो चुके हैं जनाब और गाड़ी इस तरफ लगा दूँ? हाँ, इस तरफ इंशाल्लाह आगे चल के पार्किंग हमारी उस तरफ होगी। पार्किंग फ़िलहाल तो होगी इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम जो है वो अपना हॉस्पिटल का रिव्यू शुरू करें और देखें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, थोड़ी मोहम्मद शहबाज भाई से गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद शहबाज भाई, अंदर जाने से पहले कुछ अपने बारे में बताइए, कब से वाबस्ता हैं इदारे से? मैं दो साल हो गए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सफ़ीर में, और अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड होम की मैं निगरानी कर रहा था। आज औरंगी के जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं और जितने भी अच्छे जो सोशल वर्कर हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सफ़ीर को। वजह कि यहाँ पे ओल्ड होम भी है और हॉस्पिटल है, चैरिटी पे भी हवाले से यहाँ पे बहुत बेहतर काम हो रहा है। यहाँ पे जो इनके में एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ के डोमेस्टिक स्टाफ को भी यहाँ पे ये राशन देते हैं अपने। हम इनके जैसे कि अभी मोहम्मद शहबाज भाई ने बताया कि यहाँ पे और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, काफ़ी बड़ा जो है वो फैसिलिटी है ये। लेकिन आज हम सफ़ीर हॉस्पिटल को रिव्यू करेंगे और इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का एरिया दिखा दूँ। ये हमारे सामने इस वक्त हॉस्पिटल मौजूद है। हॉस्पिटल के राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ ये स्कूल मौजूद है। स्कूल के साथ पार्क भी है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है। झूले वगैरह मौजूद हैं। पार्क के बिल्कुल बैक साइड पर आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, एक जामे मस्जिद है। इसके अलावा फार्मेसी है, हॉस्पिटल की अपनी फार्मेसी है प्रॉपर इस्टेब्लिश, और ओल्ड एज होम है यहाँ पर, ऑर्फनेज भी है। और इसके बैक साइड पर भी है एक इलाका जो कि स्पोर्ट्स एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। वेलकम काउंटर है जी वेलकम काउंटर है, यहीं पर डायरेक्ट पेशेंट। जी बिल्कुल। और पहले पेशेंट आते हैं तो हमारे रिसेप्शनिस्ट जो है वो उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनको गाइड करती हैं। फिर उसके बाद ये हमारे ER है, आप ER का विजिट करें। ये इमरजेंसी रूम में हम इस वक्त एंटर हो रहे हैं, यानी कोई भी इस तरह का कैजुअल्टी होती है तो डायरेक्ट यहाँ पर इमरजेंसी में पेशेंट आएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इमशा हूँ यहाँ पे RMO ER में। ऑल्दो हमारी 5 बेड फैसिलिटी है, लेकिन हमारे पास सारे बेसिक इक्विपमेंट और मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सारी मेडिकल, सर्जिकल और एमरजेंसीज़ और RTS के साथ डील करने के लिए। कोई भी पेशेंट आएगा हम यहाँ पे उसको एक्यूट मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ऑन कॉल कंसल्टेंट्स हैं जो फर्दर डेफिनेटेड मैनेजमेंट और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हम उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर है, ECG की फैसिलिटीज़ हैं और नेबुलाइजेशन की फैसिलिटीज़ हैं। तो पेशेंट जिस भी प्रॉब्लम के साथ आते हैं हम उसको एक्यूट केयर यहाँ ER में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 24 आवर्स स्किल्ड डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो भी पेशेंट आता है उससे हम डील कर सकते हैं ईज़िली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि हॉस्पिटल में है, इसलिए हम इस थ्रू बताना चाह रहे हैं कि हम तो 24/7 ओपन होते हैं और यहाँ पे स्किल्ड डॉक्टर और स्टाफ और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हॉस्पिटल्स के हवाले से हमारे यहाँ बड़ी कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है इमरजेंसी रिस्पांस को लेकर। हॉस्पिटल्स के प्रोसीजर्स, उनके जो फॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, फिर उनकी फ़ीस वगैरह। तो आपने जैसा कि कहा कि यहाँ जो नीडी लोग आते हैं या जब समझ रहे हैं कि यार उनके पास अभी इस वक्त नहीं है ज़रूरत या उस वक्त वो पे नहीं कर सकते, तो इस हवाले से आप लोग फ्लैक्सीबल हैं? लोगों को यहाँ पे हम जो है ना सहूलत फराहम कर सकें। और ऐसे भी पेशेंट हम यहाँ डील करते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, जिनके पास, तो यहाँ पे हम उन पेशेंट की काउंसलिंग, डॉक्टर उनको प्रॉपर तरीके से देखते हैं
और उनको हम फिर उनको रिलीफ भी देते हैं जितना हो सकता है। बाज़ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके पास नीड होती है अल्ट्रासाउंड के हवाले से, तो वो पे नहीं कर पाते, तो उनको हम अल्ट्रासाउंड भी उनकी फ्री करते हैं। आइए मज़ीद हॉस्पिटल को रिव्यू करते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पर ये मेल फीमेल टॉयलेट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये ओपीडी रूम्स का एक सीरीज़ है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है इन ओपीडी रूम्स को। इसके बारे में कुछ बताइए। ओपीडी देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग में कंसल्टेंट आके बैठते हैं, और हमारे यहाँ पे जो भी कंसल्टेंट हैं वो उनकी टाइमिंग अलग है। तो रिसेप्शन में जो उनकी टाइमिंग हमने आवेज़ा की हुई है, अलग अलग जो कार्डिक के भी डॉक्टर हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास ENT के भी डॉक्टर हैं, पीट्स के भी हैं, तो सबकी टाइमिंग है। देखिए, आप ओपीडी रूम्स हैं और यहाँ पे पेशेंट अपने बहुत आसानी के साथ वो अपना चेकअप करवा के यहाँ से जाते हैं। एक दूसरा ओपीडी रूम ये भी देख लीजिए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल, और जिस तरह से इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, इनके पास स्पेसिफिक कुछ इक्विपमेंट भी है जो मैं स्पेशली दिखाना चाह रहा था अपने व्यूअर्स को। ये फिजियोथेरेपी की स्पेशल जो है वो मशीन है, इसको कवर करके रखा हुआ है अभी। ऑफ कोर्स जब पेशेंट आते हैं तो इस्तेमाल होती है, और फिजियोथेरेपी के लिए ये वो मशीन है जो अच्छे हॉस्पिटल्स में मैंने जो है वो नहीं देखी इस वक्त, लेकिन यहाँ मौजूद है। इट्सेल्फ जो हाइजीन है, जो हॉस्पिटल, इवन मैंने कुछ हॉस्पिटल ऐसे देखे हैं जहाँ जो है वो इंतहाई गंदगी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। शहबाज भाई, अल्ट्रासाउंड के हवाले से मुझे बताया था जब आपसे भी गुफ्तगू हो रही थी कि औरंगी टाउन में इस वक्त कोई भी ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जो 24 आवर्स अल्ट्रासाउंड सर्विसेज दे रहा हो। और मैंने आपसे कहा था, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसकी फ़ीस पेड ने, वो हम उनको सब्सिडी देते हैं। यहाँ पे हम चैरिटी करते हैं। अच्छा, जी, हम चैरिटी करके उनको उनका अल्ट्रासाउंड, क्योंकि पेशेंट को हम मना नहीं करते। और मैंने इसीलिए सफ़ीर वेलफेयर हॉस्पिटल कहा था कि हॉस्पिटल का नाम सुनकर, पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर हमें कुछ एक ही जैसा इंप्रेशन आता है, बिकॉज़ हमारे यहाँ कुछ हालात ही ऐसे हैं। और इस वक्त सफ़ीर हॉस्पिटल या सफ़ीर वेलफेयर ट्रस्ट इस वक्त सबसे बड़ी एग्जांपल है कि तिब्बी खिदमात को लेकर जिस तरह से ये लोग जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ, वो बहुत एडमायरेबल है और उसको अप्रिशिएट करना बनता है। अभी हमने अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी देखी, और अब हम यहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके लिए सबसे पहले हम जनरल वार्ड देखते हैं। बहुत अच्छा खुला हवादार रूम है, लाइट्स का प्रॉपर इंतज़ाम है। फिर ये प्राइवेट रूम आ जाता है, इनका प्राइवेट रूम भी बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है, और ये सेमी प्राइवेट रूम है। इस वक्त एक जो है वह पेशेंट भी एडमिट है, हम कोशिश करते हैं शायद हमारी बात हो जाए और हम उनसे फीडबैक लेते हैं सफ़ीर हॉस्पिटल के बारे में। आ सकते हैं अंदर? अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पर आपका जो पेशेंट है कब से एडमिट हैं? कैसी सर्विसेज है हॉस्पिटल की, कैसी फैसिलिटी है? अच्छे डॉक्टर्स हैं और बाकी सारे इंतजाम? साफ सफाई में भी देखभाल भी माशाल्लाह से। बिल्कुल, कोई भी शिकायत हो आप लाजमी हमें बताएं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस हवाले से आपको पता है बिल्कुल ठीक है, और हमें बहुत खुशी हुई है कि आपकी ओपिनियन जान के कि आपने सफ़ीर के लिए बहुत अच्छी बात की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत बड़ी बात है कि फीडबैक बता रहा है कि आपने जो बात कही है, जो बता रहे हैं वो हकीकत पर मबनी बात है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आइए अब इसी तरह से ये सारे प्राइवेट वार्ड्स हैं, ये सेमी प्राइवेट वार्ड है, और इधर भी अंदर पेशेंट मौजूद हैं। ये भी प्राइवेट रूम है, और इस वक्त ये इस रूम भी जो है वो ऑक्यूपाइड है। यहाँ ये लेबर रूम मौजूद है, और नीट एंड क्लीन प्रॉपर। हम इसको सिर्फ जनरल ऊपर से ओवरव्यू करा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जनरल रूम की जो कंडीशन, लेबर रूम की जो कंडीशन होती है, वो कोई ख़ास मुनासिब हालत में नहीं होते, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो हॉस्पिटल का जो बुनियादी उसूल है वो ये कि हाइजीनिक और साफ़ सुथरी जगह है। हमारे पास 2 बड़े स्टोर रूम हैं, तो इस तरह का भी जो जंग वगैरह है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर स्टोर की जा सकती हैं। इस कॉरिडोर से हम जब एंटर होते हैं तो अगेन हम एक बड़े कॉरिडोर के अंदर एंटर होते हैं, और अगर आप मेरे राइट साइड पर देखें तो ये सारे इनके पास ये रूम्स मौजूद हैं। शहबाज भाई, ये बताइए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स कितनी है इस हॉस्पिटल में, कैपेसिटी इस वक्त? ये 60+ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के 100+ होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। आप देखें प्लान जो है हमारे 100+ होगी यहाँ पे। यहाँ पर NICU यानी कि बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक जगह है वो मौजूद है, और नौज़ायदा बच्चे यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और
इनसे पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? तलहा। तलहा कब से हैं आप सफ़ीर मेरे हॉस्पिटल को में? यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। जी। कैसा है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। पेशेंट भी आते हैं बहुत, मतलब पेशेंट जो है वो करते हैं हमारे साथ, कोऑपरेट करते हैं और काम वगैरह माशाल्लाह अच्छा चलता है यहाँ पे। अच्छा हॉस्पिटल है। इस तरह के भी पेशेंट आते हैं जैसे जो नीडी पेशेंट्स हैं जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते? उनके लिए भी डिस्काउंट वगैरह अच्छा कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं यहाँ पे हमारे नोन भाई, वो अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह सब कुछ दे देते हैं पेशेंट को। और जो एक रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर NICU की, वो सारी मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मौजूद है। प्रॉपर जो है वो सब चीज़ों को मैनेज किया जी हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब मैनेज हो जाता है। पेशेंट जैसा भी हो फिर मैनेज हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ कितने दिन आप रखते हैं ऑन एन एवरेज? मैक्सिमम जैसे बच्चे की कंडीशन के ऊपर होता है, जैसे मैक्सिमम 3 दिन रह जाता है बच्चा, 3 दिन में मतलब स्टेबल हो जाता है पेशेंट। कोई ऐसा होता है जिसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। थैंक यू तला, थैंक यू वेरी मच। और अब हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्शन में इस हॉस्पिटल के, जिसे हम OT यानी कि ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। और ऑपरेशन थिएटर देखकर भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मुझे अपने शूज़ उतारने होंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रिकॉशन है। ऑपरेट से पहले भी सफाई होती है और ऑपरेट के बाद भी सफाई करते हैं। जी बिल्कुल, OT में। आइए, अच्छा यहाँ पर भी उनके पास 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं, या कह लें 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो माइनर हॉस्पिटल ऑपरेशंस के लिए है, तो ये वाला पहले रूम देखते हैं हम शहबाज भाई के साथ। आइए, इसके बारे में कुछ बताइएगा शहबाज भाई। ये माइनर OT है और आप यहाँ का एनवायरनमेंट देखें। और इससे यहाँ पे ऑपरेट जो है पेशेंट के होने से पहले भी यहाँ के एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाता है SOPs के तहत, और ऑपरेट होने के बाद भी। और प्रॉपर इसको चेक करने के लिए जो है ना, हमारे पास जो मैनेजमेंट में लोग हैं प्रॉपर उसको चेक करते हैं। इसकी वजह है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट आपके सामने सारी बिल्कुल, चीज़ें। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है आपने। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेजर ऑपरेशन रूम की तरफ, और विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस एनी हॉस्पिटल। और ये है इनका मेजर ऑपरेशन रूम। ये मेजर ऑपरेशन रूम है, और आपने देखा इसको आप किस तरह हमने मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बड़ा इशू होता है OT में, इसलिए बहुत इस चीज़ का ख्याल प्रॉपर स्टाफ को पाबंद किया जाता है कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल करें। राइट, यहाँ पर मल्टीपल डॉक्टर्स आके ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीपल इक्विपमेंट्स ऐड हो सकते हैं, तो यानी कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ। इस जगह को हमें बहुत मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, विच इज़ दे आर लाइक प्रोग्रेसिंग डे बाई डे माशाल्लाह। आइए सर। अच्छा, अब हम ऑपरेशन थिएटर से इस वक्त बाहर आ चुके हैं, और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बेसिकली इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। हम इस वक्त यहाँ पर एंट्रेंस और एग्ज़िट जो है उस जगह पर मौजूद हैं, और ये कि डायरेक्ट एम्बुलेंस यहाँ आ सकती है। कोई भी कैजुअल्टी होती है, किस तरह का खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मसला होता है, तो इमरजेंसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा पेशेंट को, डायरेक्ट वहाँ से एंट्रेंस होगी। और वहीं से मैं जहाँ, ये वही जगह जहाँ से हमने अपनी पॉडकास्ट शुरू की थी। आइए अब आगे चलते हैं और मज़ीद एरिया इस हॉस्पिटल का एक्सप्लोर करते हैं शहबाज भाई के साथ। अच्छा, ये एक लॉबी बनी हुई है, यहाँ पर अच्छी स्पेस है, सिटिंग एरिया है ये, और यहीं से हम आगे जाएंगे तो लेफ़्ट हमारे पास मौजूद है, लेफ़्ट साइड पर। आइए लैब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मैम? कुछ बताइए, कब से आपने सफ़ीर हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है? मुझे ज़्यादा अर्सा तो नहीं हुआ, तकरीबन 6-7 महीने होने वाले। ओके, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ काम करने का? जी अच्छा है, अभी तक तो माशाल्लाह से बेहतरीन है। स्टाफ कैसा जी है? स्टाफ अच्छा है और बाकी सब भी अच्छे हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो ये थी ये सफ़ीर हॉस्पिटल की लैब, जिस पर उन्होंने बताया कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सफ़ीर हॉस्पिटल में। अच्छा, बिल्कुल इसी जो हमने लैब देखी इसके बराबर में एक छोटा सा साफ़ सुथरा किचन भी मौजूद है, जहाँ स्टाफ के लिए चाय बनती है, पेशेंट्स के लिए खाना वगैरह भी तैयार होता है जो पेशेंट से एडमिट हो जाते हैं। अच्छा, अब हम वापस जब यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो हम ऑलमोस्ट एंट्रेंस पर मौजूद हैं सफ़ीर हॉस्पिटल की, और आप अगर यहाँ पे मुझे कैमरा इस तरफ करें तो आपको नज़र आएगा ये वही काउंटर है जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और उसी कॉरिडोर के अंदर यहाँ उनके स्टाफ रूम है, यहाँ इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेन एडमिनिस्ट्रेटर का रूम भी मौजूद है यहीं पर ही, और इनका पूरा स्टाफ, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट सारा इसके लिए एक सेपरेट एरिया मौजूद है, विच इज़ अगेन वेरी गुड कि हॉस्पिटल में इस सिस्टम को लेकर उन्होंने प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है। बहुत ही शानदार ओवरव्यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त निकाला, आपकी मसरूफियात हैं,
सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सारा इंट्रोडक्शन और सब चीज़ों के लिए आपकी कोऑपरेशन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल के ज़रिए से बेशुमार लोग जो इस बारे में नहीं जानते, सफ़ीर हॉस्पिटल के बारे में नहीं जानते, तो उनको जानने का मौका मिलेगा। ख़ुद मेरे लिए भी एक बहुत सारी चीज़ें नई हैं क्योंकि इस तरफ इतना ज़्यादा गुज़र नहीं होता। और औरंगी टाउन जो कि इस वक्त समझ लें डेवलपिंग एरिया है इस वक्त कराची का, वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल का होना इन फैसिलिटीज़ के साथ किसी नेमत से कम नहीं है। जो डोनेशंस देते हैं या जो अतियात अपने देना चाहते हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने इज़हार ख्याल करें उनके बारे में। देखें, आपने जो भी चीज़ें कवर की हैं, इसके जो बेनिफिशरी होंगे मैं समझता हूँ वो लोग होंगे जिनके बारे में मैंने आपसे कहा कि ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं, वो प्रॉपर डॉक्टर को चेक नहीं करवा सकते, उनके पास अल्ट्रासाउंड की नीड पे उनके पास नहीं होते हैं वसाइल, तो वो पेशेंट यहाँ से वापस नहीं जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल से भी कह रहा हूँ, ऐसे पेशेंट आएंगे, उनकी हम काउंसलिंग अच्छी तरह करके उनको प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप भी करवाएंगे और जो भी चीज़ें जो हम सहूलत दे सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हम इंशाल्लाह उनको देंगे। तो ये कि आपके तरफ चैनल के तवज्जुह से ऐसे लोग आएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा भी पहुँचेगा और उसका जो है वो सवाब भी आप तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। सफ़ीर की एक सबसे अच्छी चीज़ है, अब तक सफ़ीर ने अपने वसाइल के अंदर रहकर सारे काम किए हैं, किसी से ना डोनेशन लिया है न चंदा। तो अब तक तो सफ़ीर अपने वसाइल पे काम कर रहा है। सफ़ीर जो ओल्ड होम चला रहा है, ओल्ड होम में जो लोग हैं रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और जो लोग अगर डोनेशन के हवाले से मैं कहूँगा पहले आकर देखें, चीज़ों को देखें, वो समझते हैं कि हाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो फिर इसका पार्ट बने। तो मैं उनके CEO इरफान साहब का मैं बहुत जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से बहुत यहाँ पे जो है ना उन्होंने चेंज लाए वो। तो और मैं पूरे औरंगी टाउन की जानिब से मैं इरफान साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे बहुत एफर्ट दिखाए, उन्होंने मुखलिस होकर खुलूस से काम किया। मैं बस अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और मैं औरंगी टाउन में रहने वाला हूँ, मैं अपने पूरी औरंगी की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने पूरे लोगों की आवाज़ बनकर मैं CEO इरफान साहब और उनकी पूरी टीम का जो है मैं बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इस औरंगी टाउन 4 नंबर में सफ़ीर अस्पताल में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। और आपके सामने मतलब सारी चीज़ें आप आकर ख़ुद विज़िट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। और हम इरफान साहब का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे कि अभी हमने ओवरव्यू किया हॉस्पिटल का, आपने जो हॉस्पिटल देखा और उसकी तमाम फैसिलिटीज़ देखी। शहबाज भाई के साथ हम मौजूद थे और उन्होंने इरफान साहब का तस्करा एज CEO किया। तो इरफान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ ले आए हैं हॉस्पिटल में। और आइए इरफान साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या है? सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपका इतना बिजी स्केड्यूल है, आप यहाँ आए हमारे साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ऑडियंस को बताता चलूँ कि बजाय कि एब्रप्ट क्वेश्चन किए जाए, कुछ स्पेसिफिक सवाल जो हर व्यूअर के जहन में होंगे कि ये सवाल होने चाहिए हॉस्पिटल के CEO से या एक वेलफेयर ट्रस्ट के CEO से, तो वो हमने एक दूसरे से शेयर किए। सबसे पहला जो सवाल है जो सबके जहनों में आता है कि इस वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद आपने क्या सोचा, क्या विजन था आपका जो आपने ये वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर वेलफेयर एसोसिएशन हमारी ट्रस्ट का सोसाइटी का नाम है या वेलफेयर सोसाइटी का नाम है। हमने बेसिकली इसकी इब्तिदा 2012 में की और कहा यह जाता है कि आप कोई भी डोनेशन करें तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमने देखा हमारे जो डोमेस्टिक स्टाफ था उनको हमने राशन से शुरुआत की 2012 में और उस वक्त से हम ये काम शुरू कर रहे हैं। हम और इसके लिए हम कोई डोनेशन नहीं लेते, हम अपने ही रिसोर्सेज से ये कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमने एक बड़े प्रोस्पेक्टस पे चले गए कि हमारा ख्याल था कि हम एक हॉस्पिटल खोलें और जिसमें बहुत सारे बड़ी जगह हो और एक ओल्ड हाउस हो जहाँ पे कुछ लोग इलाके के लोग हैं जिनके पास घर रहने की जगह नहीं है, छत नहीं है या वो कमा नहीं सकते, ऐसे लोग हों
और औरंगी टाउन ऐसी जगह है जहाँ ये आपके इल्म में ले आओ, अगर आप गूगल पे आप सर्च करें तो दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है जी। और जो इस कच्ची आबादी में अंदाजन 40 से 50 लाख की आबादी है और 40 से 50 लाख की आबादी में 90% लोग गरीब हैं। ये वो जगह है जहाँ पे अगर किसी के वालिदैन की डेथ हो जाए तो उनको पालने के लिए चचा, ताया, खाला, फूफियाँ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बच्चे पालें या ये बच्चे पालें, क्योंकि उनके लिए तो सारे हर चीज प्रोवाइड करनी पड़ती है जो यहाँ के गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमारा ख्याल है कि हम फ्यूचर में यहाँ पे 100 बच्चों के लिए यतीम खाना बनाएंगे जो अपना घर के नाम से लिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा ख्याल है कि हम उसके अंदर ऐसे लोग रखें जो जिनके अपना कोई आगे पीछे नहीं है, वो उनको टेक केयर करें। जैसे एक घर में 12 लोग होंगे, 12 बच्चे या बच्चियां होंगी, उसमें एक खातून होंगी जो उनको टेक केयर कर रही होंगी, उसको वो माँ कहेंगे और वो माँ उनका तमाम चीज़ों का ख्याल रखेगी। ये हॉस्पिटल जो है हमने जब बनाया तो ये बहुत बुरी हालत में था, हमने इसको रिनोवेट किया और आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, नई मशीनरी है, लेटेस्ट मशीनरीज है, गायनी वार्ड है, ER है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास OPDs होती हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं। इसके अलावा अभी हम ऑर्थोपेडिक यूनिट शुरू कर रहे हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो 5 एकड़ पे है, तो हम टाइम टू टाइम नई यूनिट्स स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम जो है ऑर्थोपेडिक कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आगे चल के हार्ट भी करेंगे, बाकी और भी चीजें हैं जो करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो गायनी है, ER है, इसके अलावा OPDs होती हैं, वार्ड्स हैं और ऑपरेशन थिएटर्स हैं, फार्मेसी है, लेबॉर्ट्री है, ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब लेबॉर्ट्री में सारी चीजें यहाँ पे 24 घंटे हम करते हैं। जी बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड जो है ना वो औरंगी में 4, 5, 6 बजे के बाद कहीं पे भी नहीं होता, तो लोगों को इमरजेंसी होती है। हॉस्पिटल बेसिकली नाम ही इमरजेंसी का है, तो अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे कोई उनके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे 24 घंटे के लिए अल्ट्रासाउंड शुरू किया है ताकि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो यहाँ आ सकता है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है, हमने ये हमेशा इंसान की कोशिश होती है कि वो अगर थोड़ा सा दूसरों के लिए काम करे। मैं हमेशा देखता था बहुत सारे बड़े नाम हैं कराची शहर में, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, रमजान शिपा साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, अंसार बर्नी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी सर्विसेज दी हैं मुल्क को, दुनिया। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जो है वैन सर्विस जो है, एम्बुलेंस सर्विस, वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे है। नंबर ऑफ एम्बुलेंस की प्राइवेट के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो आदमी इंस्पायर्ड भी होता है और जिंदगी में सोचता भी है कुछ आदमी खुद कुछ ऐसा करे। चाहे मैं उनके बराबर तो नहीं आ सकता, अपने बसात में रह के हम ये काम कर रहे हैं, वो उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया, वो भी इंस्पायरेशन है। और भी बहुत सारे लोगों की इंस्पायरेशन है होती है हमेशा, तो इन लोगों की इंस्पायरेशन की तो हमारा ग्रुप ये काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो एक अमूमी मिजाज है, खुद नफ्सा नफ्सी का एक आलम है, इसमें ऐसा इनिशिएटिव लेना इट्सेल्फ इस वक्त सोचना भी महाल है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ मुआशी मसाइल के गर्दार में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। आपको जब आपने ये इनिशिएट किया, उस जैसे आपने जो टाइम फ्रेम बताया है, खासा बड़ा टाइम फ्रेम है, इस वक्त करीब 4 को टच करने वाला है, और इस पूरे दौरानिए में आपने खास तौर से कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फेस किया और जो आपको लगा कि हर उस शख्स को ये मसाइल का सामना होगा अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहे पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंस का मसला आता है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल चीज़ों का मसला आता है। तो हमने जब ये शुरू किया तो हमने कहा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं हम, और ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्फनेज हाउस है, ओल्ड हाउस है, एक फ्री स्कूल हम खोल रहे हैं बच्चों के लिए जिसमें कभी भी बच्चे स्कूल नहीं गए हों। ऐसे हम पहले ग्रुप में 15 बच्चे ले रहे हैं, अभी हमने शुरू किया, अभी 1 बच्चा है हमारे पास, अभी 15 बच्चे ले रहे हैं उसके। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई का भी बच्चियों का हम शुरू करने वाले हैं। जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले फाइनेंस का मसला आया, तो फिर हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे कोई एक ऐसा काम शुरू करते हैं जहाँ से पैसे आए
और ये यहाँ लग जाए इनकम जनरेशन की तरफ। अगर इनकम जनरेशन की तरफ नहीं जाते तो फिर बात क्या होती है कि आपको डोनेशन में आना पड़ता है। इनिशियली हमने कहा हम डोनेशन में ना जाए, हम यहाँ पे जनरेट करें। हमने यहाँ एक स्मार्ट स्कूल खोला, स्मार्ट स्कूल से पैसे जनरेट तो हमने यहाँ लगाए। प्राइमरी जो सेक्शन हमारे पास मैट्रिक तक स्कूल है, प्री प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, 2 अलग है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का। अच्छा। जिसकी फीस ज्यादा है लेकिन हम सब्सिडी दे रहे हैं औरंगी टाउन में, चूंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्सिडी देके हम उनको बेहतरीन इनकम स्ट्रीम उसके देखते हुए आपने, हाँ, ताकि वहां से जनरेट हो यहाँ पे इस पे एक्सपेंस करें। अच्छा, वो पैसे जो आप लेते हैं वो हॉस्पिटल के, वो हॉस्पिटल में, ओल्ड हाउस में यहाँ खर्च होते हैं और यहीं पे हम उसके बाद जो कम पड़ते हैं वो फिलहाल हम खुद उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, हमें बहुत सारे थ्रेट्स भी आए यहाँ से। थ्रेट्स किस तरह के? देखिए, हमारे पे बड़ी जगह लोग आए कि आप हमें जो है ना यहाँ दुकानें बनाने दें, हमें ये इतना टुकड़ा हमें दे दें। ये मामला कमर्शलाइज करना चाहते, कमर्शलाइज करने जाते थे। हमने इदारों को इन्वॉल्व किया, उन्होंने काफी मदद की, रेंजर्स को हमने इन्वॉल्व किया, उनको बताया, पुलिस को हमने बताया, एप्लीकेशंस नहीं कि यहाँ पे कुछ लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें कुछ जगह मिल जाए। हमने कहा नहीं, ये जगह जो है ना हमारी वेलफेयर की है, ये कमर्शियल जगह नहीं है, ना हम कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं, ना हम करने देंगे, ये हमारे इदारे की जगह है, इदारे की ही रहेगी। हमारी इंटेंशन है कि ये हॉस्पिटल बने, ओल्ड हाउस एक्सटेंडेड हो और यतीमखाना बने, स्कूल में नर्सिंग स्कूल बने, ताकि ये बच्चियां और बच्चे जो यहाँ पे रहेंगे अपना घर में वो वहीं पे एजुकेशन हासिल करें। तो और अल्लाह ना करे उनके पास, लड़कियों के पास, जब आपके बाप के घर पे बाप अगर शादी करता है किसी बच्ची की, तो वो उसके पास से या तो शादी होके जाती है या अल्लाह ना करे डेथ होके जाती है। ये तो इदारा अगर शादी होके गई और उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो वापस आएंगे यहाँ पे, तो उसकी जगह कोई और बच्ची आ चुकी होगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। हमारा ये ख्याल है उन बच्चों को हम इतना सेल्फ सफिशिएंट कर दें कि वो अल्लाह ना करे उनके पास जिंदगी में कोई मसले मसाइल आए तो वो अपनी घर खुद किफालत में चलिए, खुद कफील हो जाए और उनको किसी की जरूरत ना पड़े। इदारा जो है ना, चूंकि बच्चियों को वो अपने बच्चों की तरह रखेगा, हमें दुख तो होगा लेकिन हमें खुशी ही होगी कि वो इसी नर्सिंग स्कूल में पढ़ के, इसी स्मार्ट स्कूल में पढ़ के, इसी हॉस्पिटल में काम करके अपनी जगह पे पहुंचे, एक अच्छे माहौल और तरबियत से गुजर कर वो मैं अपना घर बसा लिया। और ये काम हमें लड़कों की नहीं करना है, हमें उनको ना सिर्फ पालना है बल्कि उनको हुनर देना है। अगर हुनर उनके पास होगा तो वो अपनी घर की गाड़ी खुद चला सकते हैं, बानिस्बत वो इदारे की तरफ बार बार देखें। हमारा ख्याल है कि बच्चों को पढ़ा के हुनर देके इनकी शादी कर दें। शादी ऐसी चीज है कि वो आप फोर्स नहीं कर सकते कि अगर आप इदारा चला रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते, तो वो फिर बाहर भी शादी करें, कुछ आपस में भी करते हैं, डिपेंड करता है जिसको क्या सिचुएशन आती है। हमारे यहाँ जब हॉस्पिटल का नाम लिया जाता है तो हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन दोनों बड़े हमारा हॉरिबल नाम है, इस सेंस में कि दोनों को बहुत अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है, या वो इदारों में लोगों के साथ लोगों का इस्तेहसाल हुआ है, ज्यादती होती है वहां पर फॉर मेनी रीजंस। अब हम जब हॉस्पिटल का नाम लेते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल की जब बात करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट के ज़ेर-ए-तमाम नहीं है बल्कि ये वेलफेयर ट्रस्ट के तहत चल रहा है। तो हमने ओपीडी देखा यहाँ पर, सफीर है मल्टीपल ओपीडीज, तो जो डॉक्टर्स हैं जिनका नाम है शहर में, जो कॉम्पिटेंट हैं, क्या वो यहाँ आने में हिचकिचाए या आपको आसानी से अवेलेबल हो गए? आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमने भी सुनी हुई, लेकिन वाज़े का होता भी होगा, हमने अपने तमाम स्टाफ से एक हलफ लिया है। अच्छा। कि जो हमारे की पोस्ट पे लोग हैं उनसे हलफ लिया है कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसकी आपका ज़मीर मुतमईन ना हो। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं, अगर आप उसके मालिक हैं तो आप बेनिफिटेड होते हैं। exactly. यहाँ पे हमारे पास जो कोई मालिक नहीं है, इदारा है, हमने कहा आपने वही काम करना है पेशेंट के साथ जो उसके लिए जरूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई काम करेंगे और आप पैसे जनरेट करेंगे, इदारा नहीं कहता, वो आपका और अल्लाह का दादा का मामला होगा। हम नहीं कहते कि आप एक्स्ट्रा काम, इदारा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, इदारा जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर हमने कहा कि डॉक्टर से भी ये कहा कि अगर किसी को एक्स्ट्रा मेडिसिन की जरूरत नहीं है तो आप उसको ना दें। यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सुनी और प्रैक्टिस में भी आई कि अगर आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बुलाएं, उनकी दवाइयां लिखे, तो ये कहता हम ऐसा नहीं करते, तो बड़ा जोर शोर से ये धंधा जारी है। लेकिन असल में ये वो चीजें हैं जो हमारा इदारा उसको हमेशा मुखालफत करता है, और यही हमने रखा है
कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल वाले भी आते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते कि आपकी दवाई हम इतनी चलाएंगे, नहीं, जो डॉक्टर्स लिखेगा वो चलाएंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे। हमारे पास जब हमने यहाँ हॉस्पिटल खोला तो पहले हमें जो डॉक्टर्स आए वो कुछ अच्छे नाम वाले भी और भी आ रहे हैं। असल में किसी भी इदारे को नाम बनाने में टाइम लगता है। अभी हॉस्पिटल हमने खोला है मार्च 2021 में, तो अभी हमें 2-2.5 साल हुए। अब हम और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने ऑर्थोपेडिक वार्ड बना रहे हैं। जो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं उनसे हमारी कम्युनिकेशन चल रही है, डिस्कशन चल रही है। वो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि औरंगी टाउन में ऑर्थोपेडिक का कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है प्राइवेट में जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। और यहाँ पे दूसरे असल में जब आपको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आते हैं लोग डॉक्टर के बजाय दूसरी जगहों पे जाते हैं, जैसे जर्रा वहाँ जाते हैं, लेकिन बात बेसिकली वो राइड है वो क्वालिफाइड नहीं होते और उनके पास कोई ऐसी मशीनरी भी नहीं होती जिससे अंदाजा हो सके कि आपकी जो प्रॉब्लम सही मतलब सेट हो गई है नहीं, वो डायग्नोस नहीं कर पाते उसको। तो इसके लिए बहुत सारी मशीनों की जरूरत है, उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 मंथ्स यहाँ पे ऑर्थोपेडिक का वार्ड शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपने बताया कि आपने हल्फ नामा जो है वो कह लें कि उन लोगों से फिलअप कराया हुआ है, इसमें एक सर्टेन कमिटमेंट है। ऑन द अदर हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कोई अच्छा तासुर नहीं है। कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ नाम है, जैसे आपने ईदी वेलफेयर ट्रस्ट का नाम लिया, शिबा है, इन पर तो लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इसके बाद जो बाकी वो जिनके नाम नहीं है इतना, उन पर वो भरोसा नहीं करते और उनकी अकाउंटेबिलिटी पे शक करते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी का आपका क्या प्रोसेस है? एक तो हम जो नॉर्मल डिलीवरी है वो 8,000 रुपए में करते हैं, ये बहुत कम रेट है इस इलाके में, औरंगी टाउन में बहुत कम है। लेकिन हमें चूंकि उसको प्रॉफिटेबल बनाना, हमने हम एक्सपेंसेस कवर करने। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, जैसे आपने नाम लिया, ये इनका ऑडिट का एक तरीकेकार है, हमारा भी एक ऑडिट का तरीकेकार है। हमारे ऑडिटर्स मौजूद हैं जो हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। अच्छा, हम खुद भी देखते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी ना हो कि जो पेशेंट के लिए तकलीफ दे हो, हम उसको इस तरह से हम ऑडिट करते हैं। अकाउंट्स में हमारे ऑडिटर्स मौजूद हैं जो तमाम चीजों को ऑडिट करते हैं। और जबकि 2 हमारे पास है, पहले एक करते हैं और एक फिर फाइनलाइजेशन पे आते हैं, 2 ऑडिट होते हैं हमारे पास। इससे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर डबल चेक हो जाती है। तो वो इस तरह की कोई खुद नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता। इसमें हमारे सारे सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसकी रिसीट करती है कंप्यूटर से, तो अकाउंट जनरेट हो जाता है और जो अकाउंट जनरेट होता है तो जाहिर है उसकी ट्रांसपेरेंसी से आ जाती है। आपसे जैसे पहले बात हुई थी, आप एक तो आपने बताया था कि हॉस्पिटल को लेकर आप एक्सपेंशन, वर्टिकल एक्सपेंशन चाह रहे हैं, और जो मैं जिसमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनदर थिंग जो आपने यतीम खाने वाला जो प्लान है, हमारा यतीम खाने का सुनकर भी तासुर, क्योंकि कुछ नॉर्म्स है ना सोसाइटी के, कुछ नाम जो है उनसे कुछ चीजें मंसूर हो जाती हैं। तो यतीम खाने को लेकर आपका जो प्लान है कि आप एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो से किसी को लेंगे, किसी ऐसे शख्स को जिसका कोई नहीं है पुरसाने हाल, और आप उसको एजुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको रिफर्निश करेंगे, तरबियत करके उसको इस मुकाम पे पहुंचाएंगे कि वो बाहुनर होकर माशरे के जो है वो जिम्मेदार शहरी बन सके, खुद भी फायदा पहुंचाए अपने आपको, अपने आसपास के रहने वाले लोगों को। इसमें सवाल ये है कि इस चीज को एग्जीक्यूट करने में आपके पास टाइमलाइन क्या है और क्या दुश्वारियां पेश आ रही हैं आपको, और आप क्या समझते हैं कि ऑडियंस जो हमें भी इस वक्त देख रहे हैं शुरू में, वो उसमें आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? हमने जब ये प्रोजेक्ट बनाया, इसका फाइनेंस जनरेशन के लिए हमने एक स्कूल बनाया। स्कूल की भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को अभी तक हम बेयर कर रहे हैं और हॉस्पिटल लॉस में चला रहे हैं, ओल्ड हाउस चला रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अभी हमें डोनेशन की जरूरत पड़ेगी जब हम हॉस्पिटल, जब हम यतीम खाने की तरफ आएंगे, हमारे घर की तरफ आएंगे, क्योंकि हम अपने इस वक्त जो हमारे पास जो इनकम जनरेट हो रही है वो इतनी इनफ नहीं है कि हम अपना घर या यतीम खाना उसको उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ये 16,000 स्क्वायर फीट पे ये जनरेट हो रही है और तकरीबन 10-12 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 10 से 12 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मौजूद है। ये सिर्फ हम बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन बात कर, पहला फेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर उसकी रिनोवेशन, पहले प्रीमाइसेस पे हम काम करेंगे, पहले प्रीमाइसेस पे काम करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए
की नीड है इसको चलाने के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर कोई समझता है कि हमारी मदद कर सकता है तो वो यहाँ आए, और हम कहते हैं अपनी निगरानी में वो बनवा लें, या कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसी शख्सियत हो, वो कहें कि हम आपको एक ब्लॉग बना के देते हैं, वो बना के दें, अपना नाम अपने किसी के, अपने वालिदा के नाम, अपने वालिद के नाम, अपने किसी के सदक़े के तहत लगा दें और हम उसको रन करेंगे। आप देखें, और हमारा मकसद ये है कि ये जल्द से जल्द हो जाए। ऑपरेशनल आपके एंड पर होगा वो सारा? ऑपरेशन हमारे एंड पे होगा, हमारे वो कंस्ट्रक्शन करके दे दें। अच्छा। और यह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना हमसे शेयर कर दें, कोई 10% कर दे, कोई 20% या 100% जो करना चाहे वो कर सकते हैं, 1% भी कर सकते हैं, 0.5% भी कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है। असल मकसद ये है कि हमारा ख्याल है कि इसको हम अपने एंड पे जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, हमारे पास जो जनरेशन ऑफ मनी है स्कूल से, उसकी भी एक लिमिट है, वो हॉस्पिटल में। और वैसे भी अब जाती हैसियत में सब मामला चला रहे देख रहे हैं। अब हमारे पास कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है। हमारा ख्याल है कि अब हमें हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए की जरूरत है कि वो आए तो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो, फिर उसके बाद के मामला है उसकी रनिंग पे, उसकी वो हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसकी जगह प्रीमिसेस को, जो हॉस्पिटल, जो ऑर्फनेज हाउस है या अपना घर है, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। मैं ऑडियंस के लिए ये पूरा ओवरव्यू जो करवाने का मकसद है, खासतौर से ये बात की कि बहुत ग्रैंड प्लान है और बहुत ही इफेक्टिव प्लान है, और मैंने पाकिस्तान में इस तरह के प्लान एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखे अब तक। यतीम खाने मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पाला जा रहा है, वहाँ परवरिश जो है वो जिस तरह से की जाती है एक इंसान की, उसकी अपब्रिंगिंग होती है उन वैल्यूज को लेकर जिन पर वो काबिल इंसान बन सके, वैसा नहीं हो रहा। तो ये ओवरव्यू जो कराया गया है वो जो घरों में लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर ये पॉडकास्ट देखी जा रही है, इंशाल्लाह दुनिया में ये लोग देख रहे हैं। तो जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए एज एन एविडेंस सारी चीजें आपको ये डिटेल में से ये रिव्यू कराइए कि आप उसको देख सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते और आप डोनेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर डोनेट कीजिए। ये बहुत बड़ा काम है, सदका जारिया है, नस्लों को बदलने का काम है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इरफान साहब, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और इंस्पिरेशन स्टेशन की ये बहुत ही अहम पॉडकास्ट है हमारी। बहुत अच्छे से इसका प्लान था, आपके साथ डिस्कशन चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई है, और मेरी दुआ है कि हमारी ये मेहनत रंग लाए और लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लें। थैंक यू अगेन, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग व्यू कर रहे हैं इंटरव्यू को, अगर वो देखना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आए, हमारा प्रोजेक्ट देखें, हमने जो इसकी नक्शे बना रखे हैं वो देखें, और फिर अपनी इस्ताद के मुताबिक हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, बड़ी खुशी।